Good morning, you all. Today we will discuss Chapter 5 History, the Uprising of 1857 और The Revolt of 1857 भी कह सकते हैं हम लोग. अपराइजिंग का मतलब यहाँ पर होता है प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अथॉरिटी. दैट मीन्स गवर्नमेंट का विरोध करना. ठीक है, गवर्नमेंट का पॉलिसी का विरोध करना, यह है अपराइजिंग. और इसको हम लोग द रिवोल्ट ऑफ 1857 भी कहते हैं. तो जब हम रिवोल्ट कहेंगे तो ये एक ब्रॉडर सेंस होगा. दैट मीन्स रिवोल्ट जो होगा ये भी एक प्रोटेस्ट है, किंतु ये मास प्रोटेस्ट है और ये एक वायलेंट प्रोटेस्ट भी है. किंतु अपराइजिंग जनरली ये एक वायलेंट नहीं होता है. जो भी हो, द अपराइजिंग ऑफ 1857 जो है इसका डिफरेंट नेम से कहीं रिवोल्ट ऑफ 1857 कहते, और बेसिकली ब्रिटिशर्स को देखेंगे तो ब्रिटिशर्स इसको सिंपल सिपोई म्यूटिनी कहते. सिपोई मतलब सोल्जर्स और म्यूटिनी कहने का मतलब यहाँ पर इन लोगों का प्रोटेस्ट. दैट मीन्स ब्रिटिशर्स 1857 का जो रिवोल्ट है इसको सिंपल जो इंडियन सोल्जर्स जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अंडर में इंडिया में काम कर रहे थे, वो लोग इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कुछ पॉलिसी से नाराज हुए थे और उन लोगों ने विरोध किए. सिंपल इतना ही कहते हैं. और इंडियन हिस्टोरियंस इसको कहते फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस. दैट मीन्स इंडियन हिस्टोरियन इस 1857 का रिवोल्ट को एक बड़ा सा दर्जा देते, किंतु इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी दैट मीन्स यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स है इसको सिंपल एक सोल्जर्स द्वारा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कुछ पॉलिसी का विरोध करना, इतना ही बताते हैं. ओके, जो भी हो, ये 1857 का जो रिवोल्ट जो है हम लोग तो रिवोल्ट कहेंगे क्योंकि हम लोग इंडियन से तो हमारा सेंटिमेंट जुड़ा है इसके साथ, तो हम लोग इसको एक रिवोल्ट का ही दर्जा देंगे. और इसका डिफरेंट नेम्स देते लोग, जैसे कि ग्रेट रिबिलियन भी कहते, 1857 का रिवोल्ट भी कहते हैं, या तो अपराइजिंग ऑफ 1857 बोले, या तो सिपोई म्यूटिनी बोले, ये तो डिफरेंट नेम्स से. तो हम बात करते इस रिवोल्ट का जो कॉजेस क्या है. तो दैट मीन्स ये रिवोल्ट होने का मेन कारण क्या है. तो फर्स्ट कॉज यहाँ पर पॉलिटिकल कॉज डिस्कस करते हैं. तो पॉलिटिकल कॉज में नंबर 1 यही चीज आते हैं कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंट्रोड्यूस मेनी पॉलिसीज लाइक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडायरी अलायंस, द पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटसी. तो इस तरह का बहुत सारा पॉलिसी इंट्रोड्यूस करके बहुत सारा इंडियन टेरिटोरी को इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना टेरिटोरी में एनेक्स किया. दैट मीन्स मिलाया, जिसके चलते इंडियन रूलर्स यहाँ पर नाराज थे. तो कभी न कभी यहाँ पर विरोध तो होना था, युद्ध तो होना ही था. ओके, और दूसरा ये पॉलिटिकल कॉज था, रूलर ऑफ अवध वजीद अली शाह, इनको डिपोज किया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस. प्रीटेक्स्ट मतलब बहाना, ऑफ मिस गवर्नेंस मतलब कि वजीद अली शाह सही ढंग से रूल नहीं कर रहे बोल करके ऐसा बहाना करके उनको पद से हटाया गया, अवध का रूलर को. तो यहाँ पर भी अवध का जो पीपल जो है ब्रिटिश दैट मीन्स इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से नाराज थे. और इसी तरह से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी रिमूव द नेम ऑफ मुगल एम्परर फ्रॉम द क्वीन. दैट मीन्स उस समय जो क्वीन मिंटिंग होता था, जो दैट मीन्स क्वीन जो छपता था, तो इस पर मुगल एम्परर का नाम होता था, और इस नाम को ही इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, मुगल एम्परर का नेम को ही इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्वीन से हटा दिया, ताकि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाहते थे इंडिया से, इंडियन पीपल का दिल और दिमाग से मुगल एम्परर का नेम सब समय के लिए हट जाए. ठीक है, वो लोग नहीं चाहते थे कि मुगल एम्परर का नेम क्वीन पर रहे. दैट मीन्स मुगल एम्परर का नाम निशान मिटाना चाहते थे वो लोग. तो यहाँ पर इंडियन रूलर्स और यहाँ पर इंडिया का पीपल नाराज हुए. और इसी तरह से डलहौजी ने अनाउंस किया 1849 में दैट आफ्टर बहादुर शाह जफर के बाद उसका जो सक्सेसर जो होंगे वो रॉयल टाइटल का यूज नहीं करेंगे और
बाकी जो प्रिविलेजेस दैट मीन्स बहुत सारा अधिकार वगैरह जो मुगल एम्पायर को मिलता था वो भी उन लोगों को नहीं मिलेगा। दैट मीन्स 1849 में ही डलहौजी ने अनाउंस कर दिए कि बहादुर शाह जफर के बाद मुगल एम्पायर का जो सक्सेसर जो है वो लोग रेड फोर्ट भी छोड़ देंगे और इन लोगों को जो अधिकार वगैरह स्पेशल प्रिविलेजेस जो मिलता था दैट मीन्स अधिकार वगैरह ये भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ भी लोगों का नाराजगी अब जरूर होना ही था ब्रिटिश के अगेंस्ट में। ओके, अब हम लोग देखते हैं सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस। सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस में क्या था, 1849 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती सिस्टम को इलीगल डिक्लेयर किया। तो ये था तो अच्छा ही, किंतु इंडियन ऑर्थोडॉक्स पीपल जो थे दैट मीन्स पुराना विचारधारा का जो इंडियंस जो थे इन लोगों को ये ऐसा लगा कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदू रिलीजियन पर इंटरफेयर कर रहे, हस्तक्षेप कर रहे, तो इसीलिए वो लोग नाराज हो गए। और इसी तरह से 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ। दैट मीन्स विडो मीन्स विधवा जो है, दैट मीन्स जिनका हस्बैंड गुजर गए, तो इन लोगों को भी 1856 में एक एक्ट पास करा करके कि ये लोग भी शादी कर सकते हैं, ऐसा कानून लाया। और इसके कारण भी इंडियन ऑर्थोडॉक्स पीपल जो है दैट मीन्स इंडिया का पुराना विचारधारा का जो व्यक्ति जो है वो लोग नाराज हो गए, क्योंकि ये लोग मानते थे कि जिनका हस्बैंड मर गए तो उनको पूरा जिंदगी एक वाइट कपड़ा पहन करके हस्बैंड के लिए इस तरह से उनका शोक में जीना है। तो यहाँ पर जैसे ही विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ तो इंडियन ऑर्थोडॉक्स पीपल इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से नाराज हुई। ठीक है, और इसी तरह से देखेंगे देयर वाज डिस्क्रिमिनेशन, दैट मीन्स सोसाइटी में भेदभाव था इंडियंस के अगेंस्ट में। और जेनरली इंडियंस लोग जब भी ट्रेन से सफ़र करते थे तो फर्स्ट क्लास से इंडियंस को सफ़र करने का कोई परमिशन नहीं था, चाहे आप जितना भी रिच क्यों ना हो, आप जितना भी पैसा क्यों ना दे, आपको फर्स्ट क्लास से ट्रैवल करने का परमिशन नहीं था। दैट मीन्स सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन था ब्लैक एंड वाइट पर। ठीक है, और इसी तरह से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल्सो इम्पोज टैक्स। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने टैक्स लगाया, जमीन पर तो लगाए, ठीक है, साथ साथ ये लोगों ने टेम्पल्स का लैंड और मॉक्स का लैंड दैट मीन्स मंदिर और मस्जिद का जो जमीन है उस पर भी टैक्स लगाया। तो यहाँ पर हिंदू एंड मुस्लिम जो रिलीजियस पीपल है वो लोग नाराज हुए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में। तो ये जो नाराजगी है, ये जो गुस्सा है इंडियंस लोगों का, कभी न कभी तो ज्वालामुखी बन करके फटना ही था। ओके, अब इकोनॉमिक कॉजेस देखेंगे तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इम्पोज वेरी हाई टैक्स। इकोनॉमिक कॉजेस में फर्स्ट पॉइंट यही है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो टैक्स इम्पोज किया इंडिया में ये बहुत ही ज़्यादा था। तो टैक्स ज़्यादा इम्पोज करने के कारण यहाँ पीपल का जो कंडीशन जो रहा बहुत ही ख़राब रहा और इन लोगों को अपना ज़मीन छोड़ करके कहीं और ऑड जॉब भी करना पड़ा। दैट मीन्स छोटा छोटा और भी डिफरेंट जॉब करना पड़ा। दैट मीन्स इन लोगों का कंडीशन बहुत ही बदतर हुआ। और दूसरा पॉइंट है इंडियन गुड्स वर हैवीली टैक्स्ड इन ब्रिटिश मार्केट। दैट मीन्स इंडिया से जो भी प्रोडक्ट्स इंग्लैंड का मार्केट में सेल होता था उसके लिए ज़्यादा टैक्स इम्पोज किया गया ताकि इंडियन प्रोडक्ट्स ब्रिटेन का मार्केट में सेल हो न सके। और इसी तरह से जब ब्रिटिश प्रोडक्ट्स इंडिया पर इंपोर्ट होता था तो इस पर कोई टैक्स नहीं था ताकि इजीली चीप रेट में इंडियन मार्केट में ब्रिटिश गुड्स सेल हो सके। तो इससे भी इंडियन मर्चेंट्स यहाँ पर नाराज हुए। इसी तरह से ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन मेड गुड्स, तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मशीन मेड गुड्स, बेसिकली टेक्सटाइल का ही बात करते, कपड़ा का, ये मशीन मेड कपड़ा जो है आपका मशीन द्वारा बना हुआ कपड़ा इंडियन मार्केट में लाए और ये सस्ता भी था। तो इसके कारण जो इंडियन ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्री जो था इन लोगों का मार्केट पूरी तरह से बर्बाद हुआ। तो यहाँ पर इंडियन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जो है ये लोग नाराज हुए। इसी तरह से मिलिट्री कॉजेस देखते हैं। तो मिलिट्री कॉजेस में ये है
Indian soldiers were given very low salary in comparison of British soldiers. सेम काम में सेम पोस्ट में इंडियन सोल्जर्स को सैलरी कम मिलता था और इंग्लिश सोल्जर्स को ज़्यादा मिलता था। तो यहाँ पर इंडियन सोल्जर्स नाराज थे। दूसरा, इंडियन सोल्जर्स वेर नॉट गिवन अलाउंसेस, दैट मीन्स सैलरी के अलावा भी और बाकी जो बेनिफिट वगैरह जो मिलता था ये इंडियन लोगों को नहीं मिलता था, किंतु ब्रिटिश सोल्जर्स को मिलता था। दैट मीन्स इंडियन सोल्जर्स को नहीं मिलता था किंतु ब्रिटिश सोल्जर्स को मिलता था। और इंडियन सोल्जर्स को कोई सेटिस्फैक्टरी प्रमोशन भी नहीं मिलता था, चाहे वो कितना भी कैपेबल क्यों ना हो। दैट मीन्स हाईएस्ट पोस्ट ही अगर किसी इंडियन को मिलता था मिलिट्री में तो वो था सूबेदार का। तो इसीलिए भी इंडियंस लोग यहाँ पर नाराज थे, दैट मीन्स मिलिट्री नाराज थे। और 1857 में कंपनी ने एक एक्ट पास किया और जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट है उस एक्ट का नाम। और उस एक्ट का अकॉर्डिंग जो भी न्यू रिक्रूट होता था, दैट मीन्स मिलिट्री में जो भी न्यू ज्वाइन करते थे उनको कभी भी कहीं भी भेज सकते थे, फॉरेन कंट्री में भी जहाँ पर जरूरत हो। तो इससे भी यहाँ पर इंडियन जो सोल्जर्स जो है वो नाराज थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो ये सारा रीजन था 1857 का जो रिवोल्ट होने का। और मेन रीजन का अगर बात करेंगे, दैट मीन्स इमीडिएट कॉज, दैट मीन्स 1857 में जो रिवोल्ट का शुरुआत कहाँ से हुआ वो है इमीडिएट कॉज। और अभी तक जितना भी हम लोगों ने पॉलिटिकल कॉज, इकोनॉमिक कॉज जो बात की है वो तो बैक सपोर्ट है। दैट मीन्स इस तरह से लोग नाराज ऑलरेडी थे। और जैसे ही यहाँ पर एक इमीडिएट कॉज मतलब जो मेन रिवोल्ट होने का जो मेन कारण क्या था, जैसे ही यहाँ पर एक चिंगारी जैसे जलने लगी तो ऑटोमेटिकली जो नाराज थे लोग पॉलिटिकल कॉज के कारण, इकोनॉमिक कॉज के कारण, मिलिट्री कॉजेस के कारण, तो यहाँ पर सब लोग का नाराजगी यहाँ पर एक ज्वालामुखी बन करके आए और एक रिवोल्ट मास प्रोटेस्ट हुआ, वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में इंडिया में। तो ठीक है, इमीडिएट कॉजेस का बात करेंगे। 1857 में a new rifle was introduced and name of the rifle was Enfield rifle. Enfield rifle का इंट्रोडक्शन किया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आर्मी में, इंडिया में, ठीक है। और ये जो राइफल जो था इसका कार्ट्रिज जो था ये एक ग्रीस्ड पेपर से कवर किया हुआ रहता था। इसका जो कार्ट्रिज जो है इसको एक ग्रीस्ड पेपर से कवर किया हुआ रहता था। और यहाँ पर एक र्यूमर फैला, दैट मीन्स अफवाह फैला कि वो ग्रीस्ड पेपर जो है वो फैट ऑफ काउ एंड पिग, दैट मीन्स काउ और पिग का फैट से बना है, ठीक है। यही र्यूमर फैला। दैट मीन्स जो एनफील्ड राइफल का जो कार्ट्रिज जो होता था वो रैप, दैट मीन्स कवर किया होता था एक ग्रीस्ड पेपर से, और उसमें जो ग्रीस जो है जनरली काउ एंड पिग का फैट से बना है, ऐसा अफवाह इंडिया में फैला। और यहाँ पर उस गन को, दैट मीन्स राइफल को लोड करने से पहले जो आपके ग्रीस्ड पेपर है उसको दांत से बाइट करना होता था, तीत से बाइट करना होता था। तो यहाँ पर जो हिंदूस लोग जो है तो ये लोग यहाँ पर नाराज इसीलिए हुए क्योंकि ये लोग जो काव जो है इसको माता मानते हैं, भगवान का दर्जा देते हैं, तो उसका मीट तो खाएगा नहीं। और इन लोगों को यहाँ पर यही र्यूमर फैला है ऑलरेडी कि वो जो ग्रीस्ड पेपर है काव का फैट से बना है। और इसी तरह से मुस्लिम सोल्जर्स का बात करेंगे, ये लोग भी पीक, दैट मीन्स सुअर जो है उससे दूर ही रहते हैं। और यहाँ पर र्यूमर था कि जो ग्रीस्ड पेपर है पीक का फैट से बना है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हिंदू एंड मुस्लिम सोल्जर्स इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में थे और यहीं से आपका विरोध शुरू होते हैं। और फर्स्ट यहाँ पर प्रोटेस्ट करने वाले सोल्जर्स थे आपका मंगल पांडे जो बंगाल से थे, ठीक है। दैट मीन्स दिए इमीडिएट कॉज है रिवोल्ट का। थैंक यू। गुड मॉर्निंग यू ऑल। टुडे वी विल डिस्कस द आउटब्रेक of revolt of 1857। that means 1857 के रिवोल्ट किस तरह से शुरू होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे जो एक सोल्जर थे
इन्होंने अटैक करते हैं अपना सीनियर ब्रिटिश ऑफिसर्स को। और अटैक करने का रीज़न यही था कि मंगल पांडे एक ब्राह्मण थे, और वहाँ पर जो र्यूमर जो स्प्रेड हुआ था उस समय कि जो कार्टरेज जो है जो एनफील्ड राइफल में यूज़ करते थे वो पीक एंड काव का फैट से बना हुआ है, और जनरली हिंदू ब्राह्मण्स तो काव का मीट खाते नहीं है, काव को ये लोग पूजा करते हैं। तो इसीलिए वो नाराज हुए थे उस र्यूमर्स के कारण, तो इन्होंने अपना सीनियर को अटैक किए। और जैसे इन्होंने अटैक किए तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी का सजा दिया गया। ठीक है। सो आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ मंगल पांडे, और जैसे ही मंगल पांडे को फांसी का सजा होती है तो 85 सोल्जर्स जो है आपका बंगाल लाइट कैवलरी, दैट मीन्स ये आर्मी का डिफरेंट यूनिट है, ग्रुप समझ सकते हो, ये उस समय आपका मेरठ में था। तो ये 85 सोल्जर्स जो है ये लोगों ने भी कार्टरेज को टच करना मना कर दिए। वहाँ टच लिखा है, टच नहीं, टच करना मना कर दिए। और जैसे ये लोगों ने कार्टरेज को टच करना मना कर दिए तो जस्ट एक दिन बाद 9 मई 1857 को इन लोगों को 10 इयर्स के लिए जेल का सजा सुना दिया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो जैसे ही जेल का सजा इन लोगों को सुना दिया तो फिर एक दिन बाद 10 मई 1857 को मेरठ में जो सोल्जर्स जो है ये लोग जेल का तरफ गए और जेल से जितना भी कैदी है उसको रिलीज कर दिए। और इसी तरह से 11 मई 1857 को ये सभी सोल्जर्स जो है मेरठ से रेड फोर्ट दिल्ली की तरफ मूव किए और वहाँ पर जाकर के बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का एम्पेरर डिक्लेयर किए। ठीक है। और इस तरह से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में यहाँ पर रिवोल्ट अर्थात जंग यहाँ पर शुरू होती है। अब स्प्रेड ऑफ रिवोल्ट, अब रिवोल्ट मेरठ और आपका दिल्ली में ही नहीं रहा, ये रिवोल्ट जो है इस रिवोल्ट में और भी बहुत सारे इंडियन रूलर्स लोगों ने इस रिवोल्ट में साथ दिए, दैट मीन्स बहादुर शाह जफर का साथ आए। और इन लोगों का उनका साथ आने का कारण यही था कि ये लोगों को होप था कि ये लोग कंबाइन होकर के लड़ेंगे तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से ड्राइव आउट करने में ये लोग सक्सेसफुल होंगे, तो इन लोगों को लॉस्ट टेरिटोरी मिलेगा। जो टेरिटोरी सब्सिडारी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और डिफरेंट पॉलिसीज के कारण ये लोगों का हाथ से चला गया था वो इन लोगों को वापस मिलेगा और इंडिपेंडेंटली रूल कर पाएंगे। यही होप में ये लोगों ने रिवोल्ट में ज्वाइन किए। और इस तरह से ये जो अपराइजिंग बोलो या तो रिवोल्ट इंडिया का बहुत सारा अदर पार्ट्स में भी स्प्रेड हुआ। ओके, हम देखते हैं अब कि मेन सेंटर्स एंड लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट। तो रिवोल्ट का मेन सेंटर्स कहाँ कहाँ था, उसका लीडर कौन कौन था। तो कानपुर में देखते हैं। तो कानपुर में जो 1857 का रिवोल्ट को लीडरशिप देने वाले व्यक्ति थे नाना साहेब, जो कि पेशवा बाजीराव सेकेंड का बेटा थे। किंतु ये लोग कुछ समय तक ही ब्रिटिश को वहाँ से ये लोग भगाने में सक्सेसफुल रहे, फिर बाद में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस एरिया का फिर कैप्चर कर लिए। अब हम बात करते अवध का। अवध में रिवोल्ट को लीड किए थे बेगम हजरत महल, जो आपका डिपोज रूलर वजीद अली शाह का वाइफ थे। दैट मीन्स वजीद अली शाह, जिनको अवध से मिस गवर्नेंस का प्रीटेक्स में, दैट मीन्स सही ढंग से रूल नहीं कर रहे बोल करके इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हटाए थे, और उन्हीं का वाइफ थे ये बेगम हजरत महल। तो ये लोग भी सक्सेसफुल नहीं हुए। और इसके बाद बरेली में देखते हैं तो यहाँ पर रिवोल्ट लीड किए थे खान बहादुर खान ने। इसके बाद देखते हैं झांसी में। झांसी में रिवोल्ट को लीड किए थी रानी लक्ष्मीबाई ने, और इनका साथ का जो घटना है, सी डाइड फाइटिंग ऑन 17 जून 1858। इसमें इतना याद रखना है, 17 जून 1858 में ये लड़ते लड़ते बैटलफील्ड में मर गई। ओके, उसके बाद आरा का बात करते हैं। रिवोल्ट वॉज लीड बाय कुंवर सिंह। यहाँ पर हम लोग अपना बिहार का बात कर रहे हैं, तो कुंवर सिंह ने रिवोल्ट लीड किए थे, और ये भी जो वार में इनको जो चोट लगा था, जो घाव था, उसके कारण ही ये भी बाद में मर गई। ठीक है, दिस मच फॉर टुडे। गुड मॉर्निंग यू ऑल।
Today we will discuss suppression of revolt of 1857. That means 1857 में जो रिवोल्ट हुआ इसको किस तरह से सप्रेस किया गया, अर्थात इस रिवोल्ट को किस तरह से दबाया गया था. फर्स्ट, EEIC, that means in short English East India Company, okay, had trained capable commanders. इनका पास जो भी मिलिट्री थे वो लोग ट्रेंड थे और उसके कमांडर्स जो थे वो कमांडर्स भी आपका कैपेबल थे. और इसका जो सपोजिट अगर इंडियंस का बात करेंगे तो इंडियंस तो रिवोल्यूशनरीज थे. तो रिवोल्यूशनरीज आप भी हो सकते, हम भी हो सकते हैं. जो गवर्नमेंट का पॉलिसी से हम लोग नाराज़ थे तो यहाँ पर हम लोगों ने रिवोल्ट किए, विद्रोह किए. तो हम लोग तो ट्रेंड नहीं थे, इसीलिए उन लोगों को सप्रेस करना आसान हुआ और हम लोगों के पास ऐसा ट्रेंड मिलिट्री नहीं था, हमारा पास कैपेबल इस तरह का लीडर भी नहीं था. ओके. सेकेंडली, नाना साहेब जो कि पेशवा बाजीराव सेकेंड का बेटा था, और बेगम हजरत महल जो कि अवध का जो डिपोज रूलर जिनको हटाया गया था पद से, वजीद अली शाह, उनका वाइफ थे बेगम हजरत महल. ये दोनों ही नेपाल भाग गए. और इसी तरह से तात्या तोपे जो है ये भी एक रिवोल्यूशनरी थे 1857 का रिवोल्ट का. इनको भी पकड़ के फांसी दिया गया. तो यहाँ ये जो मेन लीडर्स ही थे, नाना साहेब, बेगम हजरत महल और तात्या तोपे, तो इन्हीं लोगों को जिस तरह से सप्रेस कराया गया तो उसके बाद रिवोल्ट ऑटोमेटिकली सप्रेस होना था. और उसके बाद बहादुर शाह जफर जो 1857 का रिवोल्ट का टाइम में बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का एम्परर जो डिक्लेयर कर चुके थे, तो ये एक तरह से देखें तो 1857 का रिवोल्ट का मेन लीडर बहादुर शाह जफर ही थे. किंतु ये भी अपना फैमिली का साथ हुमायूं का जो टॉम जो दिल्ली में है वहाँ पर जाकर के छुप गए. और इंग्लिश लोगों ने इनको वहाँ से भी पकड़ दिए और पकड़ने के बाद इनको एग्जाइल किया, दैट मीन्स देश से निकालने का काम किया और रंगून जो म्यांमार में जो है वहाँ पर भेज दिया और इनका वहीं पर डेथ होते 1862 में. तो इस तरह से ये रिवोल्ट है 1857 को सप्रेस किया गया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा. अब वाई द अपराइजिंग फेल्ड, अपराइजिंग बोलो या तो जनरली हम लोग रिवोल्ट ही कहेंगे इसको. तो ये 1857 का रिवोल्ट क्यों फेल हुआ? नंबर वन, मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया वॉज नॉट अफेक्टेड बाय द रिवोल्ट. इंडिया का बहुत सारा ऐसा पार्ट था जैसे कि राजस्थान था, असम था, उड़ीसा था, बंगाल था, और भी इंडिया का बहुत सारा पार्ट था जहाँ पर 1857 का रिवोल्ट का ऐसा कोई असर नहीं पड़ा. तो इसलिए भी ये रिवोल्ट एक मास रिवोल्ट नहीं हो पाया. और नंबर टू, निजाम ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद का रूलर, राजपूत रूलर भी, और कश्मीर का रूलर, और पटियाला जो प्रेजेंट का पंजाब में पड़ता है वहाँ का रूलर ने भी 1857 का रिवोल्ट में सपोर्ट नहीं किया. दैट मीन्स ये लोग भी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में नहीं लड़े. तो ये भी कारण था कि ये रिवोल्ट फेल होने का. और इसी तरह से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड सुपीरियर मिलिट्री टेक्निक्स. दैट मीन्स इन लोगों के पास आपका मिलिट्री टेक्निक्स था वो सुपीरियर था, ठीक है. इन लोगों के पास मॉडर्न वेपन्स था एंड ट्रेंड एबल कमांडर्स भी थे इन लोगों के पास, जो कि हम लोग के पास, हम लोग तो रिवोल्यूशनरी थे उस समय. तो हम लोग तो जस्ट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को विरोध कर रहे थे. तो हम लोग कोई फॉर्मल ट्रेनिंग हम लोग का पास नहीं था और इस तरह का वेपन्स वगैरह, मॉडर्न टेक्निक्स वगैरह हम लोग का पास नहीं था. ये भी कारण था रिवोल्ट फेल होने का. इसी तरह से दे वर वेल कनेक्टेड बाय रोड्स. जहाँ जहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मिलिट्री बेस वगैरह जो था, ठीक है, कैंप वगैरह जो था, ये पूरी तरह से रोड से कनेक्टेड था, रेलवे से कनेक्टेड था. और इन लोगों में कम्युनिकेशन का भी अच्छा साधन था, टेलीग्राफ. दैट मीन्स वो कम्युनिकेशन का, दैट मीन्स एक आपस में ये कम्युनिकेट जो करे, तो इसके लिए वो भी साधन इन लोगों के पास था. तो रिवोल्ट को सप्रेस करना इन लोगों को आसान पड़ा, जबकि हम लोगों के पास ये सारा चीज़ का भी कमी पड़ रहा था. तो इसी कारण ये जो रिवोल्ट है 1857 का फेल होता है.
ओके, नेचर ऑफ द रिवोल्ट। नेचर कहने का मतलब कि रिवोल्ट आपका जनरली इस रिवोल्ट में कौन कौन लोगों ने भाग लिए थे, इस रिवोल्ट का इफेक्ट जनरली इंडिया का कौन कौन सा पार्ट में हुआ, इसका इफेक्ट क्या हुआ, ठीक है, और इस रिवोल्ट को किसने क्या कहा, ये सभी नेचर ऑफ द रिवोल्ट का अंडर में आता है। अब नेचर ऑफ द रिवोल्ट में फर्स्ट, बोथ द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्ट। इस रिवोल्ट जो था 1857 का, हिंदूज और मुस्लिम दोनों ही ने आपका पार्टिसिपेट किए। दैट मीन्स इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में लड़े। इट अफेक्टेड मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया का बहुत सारा पार्ट में रिवोल्ट ऑफ 1857 का इफेक्ट रहा। इट वॉज कॉल्ड फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बाय इंडियन हिस्टोरियंस। जो इंडिया का हिस्टोरियंस है, इंडिया का नेशनलिस्ट है, ठीक है, ये लोगों ने 1857 का रिवोल्ट को एक उच्च दर्जा देने का काम किया। दैट मीन्स इन लोगों ने कहा कि ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस है, इंडिया का आज़ादी का ये फर्स्ट वार है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बात करेंगे, ब्रिटिश हिस्टोरियंस का बात करेंगे, इन लोगों ने इस रिवोल्ट को एक नैरो कंसेप्ट से देखा गया और ये लोगों ने इस रिवोल्ट को जस्ट सिपोई म्यूटिनी का ही दर्जा दिया। सिपोई म्यूटिनी, ओके। सिपोई मीन्स यहाँ पर सोल्जर्स, ओके, और म्यूटिनी मतलब सोल्जर्स हो या तो ग्रुप ऑफ पीपल, जो ग्रुप ऑफ पीपल या तो सोल्जर्स जो है अपना कमांडर का जो आदेश को जब नहीं सुनता है, ठीक है, उनका आदेश को जब उल्लंघन करता है, इसी को म्यूटिनी कहते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल हो या तो सोल्जर्स हो, जब अपना जो कमांडर जो है उनका आदेश का उल्लंघन करते हैं, इसी को म्यूटिनी कहते हैं। और रिवोल्ट ये एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, म्यूटिनी एक नैरो कंसेप्ट है। दैट मीन्स यहाँ पर ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जनरली 1857 का रिवोल्ट का दर्जा नहीं दिया। ये लोगों ने सिंपल कहा कि ये सिपोई म्यूटिनी है। दैट मीन्स सोल्जर्स लोग, कुछ नाराज सोल्जर्स लोग, कुछ सुपरस्टिशियस सोल्जर्स लोग, कुछ ऑर्थोडॉक्सिकल जो सोल्जर्स जो है, ये लोगों ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कमांडर जो है उनका विरोध किए और नाराज हो गए थे, मतलब बच्चा बिगड़ गए जैसे हम लोग कहते हैं ना। तो इस तरह से ये लोगों ने इस जो रिवोल्ट को एक नैरो कंसेप्ट में ही ये लोग ने सिमटने का काम किया। ओके, वन मिनट। इफेक्ट ऑफ अपराइजिंग। अब इस रिवोल्ट का इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, रिवोल्ट हुआ तो कहीं इसका इफेक्ट तो हुआ होगा, अच्छा भी हुआ होगा, बुरा भी हुआ होगा, जो भी हो। फर्स्ट, पावर वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। 1857 तक इंडिया में रूल रहा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ये चीज़ याद रखें, कंपनी का रूल रहा, ठीक है। और 1857 का रिवोल्ट का बाद यहाँ कंपनी का रूल नहीं, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर ट्रांसफर किया गया ब्रिटिश क्राउन पर। दैट मीन्स ब्रिटिश क्वीन जो है वो यहाँ पर रूल करेंगे। तो वो यहाँ रूल करेंगे मतलब वो यहाँ नहीं आएंगे। दैट मीन्स वो अपना रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा यहाँ रूल करेंगे, जिनका जिन रिप्रेजेंटेटिव पोस्ट का नाम दिया गया था वाइसरॉय बोल करके, ठीक है। और सेकेंडली, क्वीन विक्टोरिया इश्यूड ए प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन मतलब घोषणा पत्र। दैट मीन्स प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है एक फॉर्मल अनाउंसमेंट, नोटिस लिख करके। दैट मीन्स रिटर्न वे में किसी ने कहा दिया कि कल से ऐसा नहीं होगा, मुंह से कहा दिया और लिख करके दिया। जो लिख करके दिया वो इफेक्टिव रहता है, वो एक प्रूफ है, एक डॉक्यूमेंट है। तो प्रोक्लेमेशन भी ऐसा ही है, अनाउंसमेंट है, वो फॉर्मल अनाउंसमेंट है, नोटिस के जरिए अनाउंसमेंट है, रिटर्न अनाउंसमेंट है आपका प्रोक्लेमेशन। और क्वीन विक्टोरिया ने भी यहाँ पर प्रोक्लेम किया, घोषणा किया रिटर्न वे में, फॉर्मल वे में, कि नो फर्दर एनेक्सेशन वुड बी मेड। दैट मीन्स कोई भी इंडियन टेरिटोरी को इंग्लिश टेरिटोरी में इस तरह से अब नहीं मिलाया जाएगा, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडायरी अलायंस और डिफरेंट पॉलिसी के जरिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन टेरिटोरी को एनेक्स करने का काम करता था। अब ऐसा नहीं होगा, ये इन्होंने डिक्लेयर किया क्वीन विक्टोरिया ने। शी ऑल्सो प्रोमिस नॉट टू इंटरफियर
इन सोशल एंड रिलीजियस कस्टम्स ऑफ इंडिया, और इन्होंने ये भी घोषणा किए कि यहाँ पर क्वीन विक्टोरिया इंटरफेयर नहीं करेंगे इंडिया का रिलीजियस कस्टम पर और सोशल प्रैक्टिसेस पर। जैसे कि सती सिस्टम के लोग ने रोकने का काम किया, ठीक है, इलीगल डिक्लेयर किया, विडो रीमैरिज एक्ट पास किया था, तो अच्छा ही, किंतु जो भी हो इंडियन रिलीजियस प्रैक्टिसेस पर इंटरफेयर तो था। ओके, दैट मीन्स ये अच्छा ही था, फिर भी इंडियन रिलीजियस प्रैक्टिसेस पर ये इंटरफेयर हुआ था एक ऑर्थोडॉक्स का अगर थॉट के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने ये भी डिक्लेयर किए कि इंडिया का रिलीजियस हो या तो आपका सोशल प्रैक्टिसेस पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और इसी तरह से ब्रिटिश परस्यूड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। अब ये लोग समझ गए थे कि हम इंडियंस का साथ इस तरह से लड़ करके नहीं रह सकते हैं, तो इन लोगों को दिमाग से गेम खेलना होगा। तो डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी वही है, आपस में फूट डालो हिंदू एंड मुस्लिम में और आपस में लड़वाओ और उसका मजा खुद ले लो। दैट मीन्स यही चीज ये लोग ने करवाया। अब ये लोग का शुरू होता है डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी। दैट मीन्स हिंदुओं का मुस्लिम का अगेंस्ट में, मुस्लिम का हिंदुओं का अगेंस्ट में करने का काम अब ये लोगों ने, दैट मीन्स एक स्लो पॉइजन का तरह यहाँ पर काम करने लगा, ठीक है। और इस तरह से नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स वाज इंक्रीज्ड। दैट मीन्स इंडिया में जो इन इंग्लिश सोल्जर्स जो है, यूरोपियन सोल्जर्स है, उसका संख्या भी बढ़ाया गया। और जो हाईएस्ट पोस्ट वगैरह जो था पहले से भी उन्हीं लोगों को ही मिलता ही था, अभी भी यही चीज़ रखा कि उन्हीं लोगों को देने लगे, ठीक है। और इस तरह से आपका ये जो होता है इफेक्ट ऑफ अपराइजिंग ऑफ 1857, ठीक है। और लास्ट अगर बात करेंगे कि ये 1857 का रिवोल्ट अगर कंक्लूजन देखेंगे तो यही है कि 1857 का रिवोल्ट सक्सेसफुल तो नहीं हुआ, फिर भी 1857 का रिवोल्ट जो होता है ये एनकरेज करते हैं इंडियंस को टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेशन, ठीक है। ब्रिटिश का डोमिनेशन के अगेंस्ट में फाइट करना, ठीक है, उसका डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए एनकरेज करते हैं, ठीक है, हम लोग एक हौसला देते हैं। ओके, थैंक यू।